खालिद बाट साहब ये फरमाइएगा, दो चीज़ें इसके अंदर ज़रा आप समझाने के लिए, एक तो ये कि ये जो शॉर्टेज है ये कैलकुलेट कैसे होती है? सुना है सिर्फ ये पटवारियों के थ्रू होती है, कोई साइंटिफिक मैकेनिज्म नहीं है। वो जो एक एस्टिमेट दे देते हैं ये उसके थ्रू कैलकुलेट कर लेते हैं कि जनाब इतनी शॉर्टेज हो गई है, इतनी शॉर्टेज होगी। क्या यही मामला है? जी बिल्कुल, वो पटवारी हमारी जब गंदम काश्त हो रही होती है ना, तो उस पर हमें वो एक हमारी गिरदावरी करता है कि आपने गन्ना काश्त किया है, गंदम काश्त की है, तो वो एक उसके पास डेटा आ जाता है, इतने लाख एकड़ जो है ना गंदम काश्त है, इतने लाख एकड़ जो है ना वो हमारी और फसली काश्त है। तो उस हवाले से वो एक रिपोर्ट बना के देता है, तो पटवारी की रिपोर्ट होती है। सही, ये भी मतलब एग्रीकल्चरल डिपार्टमेट का भी मतलब उसको आगे ये कि यील्ड कितनी आनी है, पटवारी को कैसे पता हो सकता है? एस्टिमेट ही है ना, इसका मतलब है। ठीक हो गया। अच्छा लास्टली सर बाट साहब सिर्फ मैं ये मालूम करना चाह रहा हूँ कि कितनी डिमांड होती है ये जो इस वक्त यानी पंजाब में साल भर में गंदम की कितनी डिमांड है जो पूरी होती है? 30 लाख, 20 लाख, 40 लाख, कितनी? हमारे से जो बरेलवी साहब गंदम खरीदते हैं ना, कम से कम कोई पासको 10 से 12 लाख और 30-35 लाख जो है ना फूड डिपार्टमेंट का, 40 से 50 लाख मैट्रिक टन पंजाब को रिक्वायरमेंट होती है जो गवर्नमेंट खरीदती है। उसके अलावा भी जो है ना 50 से 60 लाख मैट्रिक टन वो हमारे पास अपने किसानों के पास होती है, जो चक्कियों पे और मुख्तलिफ तरीके से घरों वो यूज हो जाती है। अच्छा सिर्फ आखिरी चीज बाट साहब ये फरमा दीजिएगा कि एहतजाज के हवाले से 60 लाख महंगाई क्यों गई फिर? जी पैसे बनाया बरेली साहब, 60 लाख इंपोर्ट क्यों हुई? सर यही तो देखे ना कि उसमें उनको पता था कि हमारी फरवरी के एंड में सिंध में गंदम आ जाती है। फरवरी के एंड में सिंध में गंदम आ गई थी। मार्च के पहले वीक में जनूबी पंजाब के मुल्तान, डेरा गाजी खां और भावलपुर डिवीजन में गंदम आ चुकी थी। उसके बावजूद भी गंदम आती रही, इनको सब पता था। लेकिन जब आपने फरमाया कि जब बड़ी झाड़ियां लग रही थी तो किसान को कौन पूछता है? किसान बेचारा बेबस आदमी है, वो जमीनों पे पड़ा है, उसकी ना कोई सुनाई होती है। ये तो बड़ी मुश्किल से हमने तंजीमों को इकट्ठा करके आगे निकले। आपको पता सर आगे करने क्या लगे हैं खालिद बाट साहब? आगे आप वो जो पंजाब गवर्नमेंट कह रही है कि आप तो थोड़े से लोग हैं जो शिकायत कर रहे हैं, ज्यादातर किसान तो सेटिस्फाइड हैं, उनको कोई मसला नहीं है। आप कह रहे हैं हमने एहतजाज करना है, ये इसको सिर्फ ये क्लियर कर दीजिएगा सारे निकल रहे हैं। हमने इस्लामाबाद में हम 7 दिन आपको पता है बैठे रहे थे, सेंटोरस चौक के वाले चौक पे 7 दिन और हजारों किसान बैठे रहे थे और मैं उसको लीड कर रहा था। और अभी भी इंशाल्लाह ये हमसे ये हुआ कि पंजाब असेंबली को जब 29 का ऐलान किया था, इन्होंने ये किया कि क्रैकडाउन किया इतना सख्त 28 की रात को कि तमाम जो किसान थे हमारी तंजीम के लोगों को गिरफ्तार कर लिया। और जो भी हमारी जीटी रोड और मोटरवे पे आपने भी देखा होगा, लाहौर ऐसा था जैसे कोई मार्शल लग गई है, चारों तरफ से बंद किया होता। उसके बावजूद भी हम दाता दरबार इकट्ठे हुए और वहां से पैदल हम जीपीओ चौक की तरफ गए। आप यकीन करो बहुत तशद्दुद। अभी इंशाल्लाह हमने जो तैयारी की है उस पर हमने प्लान चेंज किया है। हमने ये किया है कि अपने किसानों को गांव से निकलेंगे, वो जो करीब का जीटी रोड होगा, जो मेन शाहरा होंगी, हाईवे होंगे, रेलवे ट्रैक होंगे। बाट साहब उन्होंने भी प्लानिंग पूरी की हुई है। मैं आपको आप बिल्कुल एतबार कीजिए, मैं आपको क्रेडिबली बता रहा हूँ, उनकी तैयारी बिल्कुल पूरी है। हर डिवीजन के अंदर डीपीओज को भी कह दिया गया जिथे निकलन उथे जड़ा ना मामला अल्लाह ना करे सूरत अलबान तक आए, उससे पहले अपनी आवाज मामला कोई सॉर्ट हो जाए तो सबसे बेहतर तो वो है। गवर्नमेंट तो नहीं है ना, हम तो गवर्नमेंट नहीं है। अगर वो गिरफ्तार करेंगे, तशद्दुद करेंगे तो उनका हम अपने हक की और किसानों की आवाज बुलंद करते हैं। उसके लिए जो भी मैं वही कह रहा हूँ कि खुदा ना करे कि नौबत यहाँ तक आए। थैंक यू वेरी मच खालिद बाट साहब, आपने वक्त दिया। मैं अब अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ना हूँ। सलमान आबिद साहब ये फरमाइएगा कि ये तकरीबन अब मान लिया वज़ीर क़ानून ने कि वो जुडिशल रिफॉर्म्स और उसमें चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत या 3 साल कर दी जाए या उनकी रिटायरमेंट एज बढ़ा दी जाए। ये चीफ जस्टिस की करंट चीफ जस्टिस के लिए तो इसको ये नहीं कहा जाएगा, इसलिए तो कहा जाएगा कि काजी फाइज़ साहब को एक्सटेंशन है और गवर्नमेंट के जो इंटेंट है उसके ऊपर बड़े सवालात उठ रहे हैं कि नहीं ठीक नहीं। बदकिस्मती ये है कि क्या हमने इस मुल्क को एक्सटेंशन पे चलाना है? क्या हमने हर शोबे के अंदर ये एक्सटेंशन क्रिएट करनी है? अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक निज़ाम को चलाना है या आइन और कानून के मुताबिक चलाना है? जहाँ हमें लगता है कि सूट करता है वहाँ हम एक आइनी तरमीम का सहारा ले लेते हैं, कानून का सहारा ले लेते हैं, आइन का सहारा ले लेते हैं अपने पॉलिटिकल मोटिव को पूरा करने के लिए। अब सवाल ये है कि एक पहले से तयशुदा फार्मूला तो मौजूद था चीफ जजेस की तकरीरी का,
उसको क्यों छेड़ने की जरूरत महसूस? वो कहते हैं ना कि वो तो इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर के अंदर उस वक्त चूंकि अदलिया तहरीक के बाद देवर फ्लाइंग हाई और उनको रोक नहीं सके। जरदारी साहब ने वैसे रेजिस्ट तब भी किया था। होप सो कि पीपल्स पार्टी का कल एक बयान मैंने देखा कि मैंने सुना है, लेकिन सवाल ये है कि इस वक्त जो पॉलिटिक्स हो रही है उसमें जरदारी हो या शहबाज शरीफ साहब हो या हुकूमत में शामिल MQM हो, उनके पास है क्या रेजिस्ट करने के लिए? जिस तरह से हुकूमत बनाई गई है, जिस तरह से ये सियासी बंदोबस्त किया गया है, कहाँ रेजिस्ट होगी? इसलिए ये खेल, मैंने इसीलिए कहा इस खेल के पीछे भी अगर आप देखें तो मसला ये नहीं है कि आपने जजेस की तकरीरी का कोई निज़ाम तय करना है, इसके पीछे भी एक पॉलिटिकल मोटिव है। किसको ऊपर लाना है, किसको बाहर निकालना है, किसको सेकंड लाइन में लाना है और किसको उसमें से गेम से बाहर निकालना है। जब आप इस किस्म के खेल शुरू हो जाएंगे और आप ये कहेंगे कि ये जजेस जो है हमारे खिलाफ हैं, हमें तंग कर सकते हैं, हमारे लिए मसाइल खड़े कर सकते हैं, तो आइए एक आइनी तरमीम का सहारा लेते हैं। अच्छा, पहले कल परसों तक तो कहा जा रहा था कि हम किसी किस्म की कोई आइनी तरमीम नहीं कर रहे, फिर वजीर कानून ने कहा जी मैं इसको डिनाई नहीं करता, मुमकिन है। अब दो तजावीज़ सामने आ गई हैं, दो ऑप्शन सामने आ गए, तो इसका मतलब है कि इस्लामाबाद में खिचड़ी तो पक रही है ना। तो जजेस के अंदर भी जो कन्फ्यूजन है वो पहले से मौजूद है। आप पिशावर हाई कोर्ट को देखें, मजीद तकसीम होगी। देखे ना, जो पोलराइजेशन आपने पैदा की है वो सियासत तक महदूद नहीं रही बाजवा साहब, वो साथ साथ दीगर इदारों के अंदर भी मुंतकिल हो। देखे ना, वो कहा जाता था कि बंदयाल कैंप जी, और वो जजेस जिनके नाम लिए जाते थे, अब भी ऐसा हो रहा है। उनमें से एक तो, अच्छा हाँ, ये बात दुरुस्त है, अभी ऐसा एतराज है कि अभी भी उस अपनी एक ही तरह के वो बेंच, ये मैं कह रहा हूं कि ये जो आपने एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात की है, आज़ाद अदलिया की बात की है, और एक आज़ाद अदलिया जो आइन और कानून के ताबे हो, यहाँ ये डिबेट थोड़ी हो रही है। यहाँ तो ये देख रहे हैं कि हमें सूट क्या करता है, और जब आपको जो सूट करता है उसके मुताबिक आप आईनी तरमीम का सहारा लेकर आगे आना चाहते हैं, जिससे मसाइल पैदा होंगे। मुजाहिद बरेलवी साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब इस्तीफा दे गए, क्या रीजंस थी वो आपके सामने वो देखा आपने। मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब दे गए, ये कहा जाता था ये बंदयाल कैंप के लोग हैं। और उसके बाद एक जज साहब बचे जिनका नाम है जस्टिस मुनीब अख्तर। जस्टिस मुनीब जो हैं, अगर ये हो जाती है आईनी तरमीम, और ये भी खैर बड़ा डिपेंड करेगा इस चीज़ के ऊपर कि मखसूस नशिस्तों वाला जो केस है उसमें फैसला क्या आता है, उस पर सेपरेटली बात करूंगा। लेकिन अगर ये हो जाता है कि 3 साल टेन्योर मुकर्रर कर दिया जाता है, तो काजी फाइज साहब 3 साल, उसके बाद मंसूर अली शाह साहब 3 साल, तब तक जस्टिस मुनीब रिटायर हो चुके होंगे। उनका जो इस वक्त तो कंफर्म है, पता है कि उन्होंने चीफ जस्टिस बनना है, वो चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। तो ये इंटेंट पे सवाल भी उठते हैं। इस आर्ग्यूमेंट के अंदर जो लोग इस वजह से उठा रहे हैं कि देखें, जस्टिस मुनीब को चूंकि उस कैंप का तस्वुर किया जाता था, एक बंदोबस्त उनको भी हटाने के लिए और दूसरा यहां पे चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देने के लिए। डू यू एग्री विद दैट? एक 2 मिनट मुझे इजाजत दें। आपको इल्म है कि आज से मसला नहीं है, यानी ये जो जुडिशरी में इसीलिए वो तय हुआ था, अगर मशहूर ज़माना जजेस केस के सीनियरिटी की बुनियाद पर तरक्कियां हुई। याद है जस्टिस सज्जाद अली शाह को उसी जमाने में जब ये फैसला हुआ था, मोहतरमा शहीद मोहतरमा ने जो है उन्हें चीफ जस्टिस बनाया था, उनका 9वां 10वां नंबर था। उनके जमाने में फैसला हुआ, अगर खुद सज्जाद अली शाह साहब अपनी सेक्रीफाइस दे देते और जो सीनियर मोस्ट जज में यहाँ दे देते तो रिवायत पड़ जाती। अव्वल तो आपके यहाँ है ही नहीं। यही होता था ना कि जो हाई कोर्टों के सीनियर मोस्ट जज थे वो सुप्रीम कोर्ट भेजे जाते थे। अभी 2 हफ्ते पहले आपने पेशावर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, एक तो आपके यहाँ एथनिक बुनियाद पर अब अदालतें भी तकसीम हो गई हैं, ऊपर भी हो गई थी। सिंधी जजों ने भुट्टो को फांसी से इनकार किया था और बाकी उन्होंने ये करा था। उन्होंने ये कहा जनाब मुझे इन्होंने यानी मेरा इंतजार करते रहे और उन्हें एलिवेट नहीं किया। 3 सीटें खाली थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस क्योंकि धड़ाधड़ जमानत दे रहे थे, हमारे मोहतरम काजी साहब ने उनको सुप्रीम कोर्ट में लेकर नहीं आए और वो बेचारे रिटायर्ड हो गए, घर चले गए। तो तरीका यही होता है कि अगर जो ये देखते हैं, जो रिपोर्टें इन्हें मिलती हैं कि हाई कोर्टों के जज जो ज्यादा वोकल फैसले देते हैं, चाहे लाहौर हाई कोर्ट का हो, उनको एक वक्त में आके, क्योंकि और लोग भी लाइन में लगे होते हैं, तो इसमें कोई बहुत मैं तो खैर कानून का आदमी नहीं हूँ, सादा सी बात यह है कि कादी साहब ने मुझे यही आप बता देना कि ये जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को बयान देना पड़ा कि 3 सीटें खाली थी सुप्रीम कोर्ट में, जबकि उसके बावजूद मुझे नहीं लिया गया। खुद आप कहते हैं कि 20 लाख केसेस जो हैं पेंडिंग में पड़े हुए हैं आपके यहाँ छोटी बड़ी केसों में, इसी तरह। और खुद आपको यह भी शायद इल्म नहीं, यह इल्म होगा, हमारे मोहतरम जस्टिस कादी इज़र साहब लॉयर होते थे, बल्कि मेरे प्रोग्राम में एक बार हम साथ बैठे भी थे 2004-5 में, जब ये चौधरी कोर्टों ने सबों को फारिग किया तो मौजूद सिर्फ वकील थे। इन्हें वहां ये हुआ कि सभी पीसीओ के चले गए तो डायरेक्ट चीफ जस्टिस हो गए थे बलूचिस्तान के। जी बिल्कुल हुआ।
ये शायद आपके इल्म में होना चाहिए। जी जी बिल्कुल। कि डायरेक्ट चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट हुए और फिर क्योंकि सीएन मोर्च से तो सुप्रीम कोर्ट में आ गए और इस तरीके से ये बन गए। और अब आपने देखा कि ये भी जो एहतमाम किया जा रहा है, तो अब पहले कोर्टें कहलाती थी, अब वही आप कह रहे हैं ना, बंदियाल कोर्ट, काजी कोर्ट, भाई उस जज के पास जाओ वो फैसला ये देगा, इस जज के पास मत जाओ। अब तो ये होने लगा है तो अभी भी ये जो अमेंडमेंट्स होनी है जिसका हाई कोर्ट के जज के खिलाफ दरख्वास्त दे। जी सर, जिसमें हुकूमत सर पर तोल रही है कि ये अमेंडमेंट हो जाए, आईनी तरमीम करनी है, वो आईनी तरमीम भी हिंज कर रही है इस वक्त। जो 8 तारीख को मखसूस नशिस्तों का जो फैसला होना है वो इसी वजह से हुआ कि काजी साहब ने वो फैसला दिया था कि इंतखाबी निशान वापस लिया जाए, और अब वो खुद उस बेंच में नहीं। मेरे अकबर भाई, जो पार्लियामेंट ने जाते जाते जो तरामीम की थी, याद है एक दिन में रातों रात 57 ऑर्डिनेंस पास हुए थे। बेचारे जरा अल्बानी सिर्फ आंसू बहाते रहते थे, उनका हर वक्त जमीन आंसू में बह जाता था, खुद ही बह गए, आज पता ही नहीं वो कहाँ है। एक रात में